अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा और तालबात। स्टडी विजन में आप सबको खुशामदीद। जमात दहम फेडरल बोर्ड हिस्सा गज़ल की पहली गज़ल बाज़ीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे। उसकी तशरीह इस लेक्चर में तैयार की गई है, आपके साथ शेयर की जाएगी। लेक्चर SLO 20 तैयार किया है इम्तिहानी नुक्ता निगाह से, इस नज़रिए से कि पेपर को हल करते हुए तमाम तलबा और तालबात को किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। तो बगैर वक्त ज़ाया किए सबसे पहले हम देखते हैं गज़ल नंबर 1, बाज़ीचा इत्फ़ाल। अब यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं गज़ल किसे कहते हैं। गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। गज़ल से मुराद है औरतों की बातें या औरतों के हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना। और गज़ल जो है उसका एक मफ़हूम ये भी है कि जब शिकारी हिरन का शिकार करता है तो हिरन के मुँह से जो दर्दनाक आवाज़ निकलती है, उसे भी गज़ल कहा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गज़ल की तारीफ़ गज़ल एक शेरी सिन्फ़ है जो रवायती तौर पर मोहब्बत, जमाल और इंसानी जज़्बात की अक्कासी करती है। गज़ल की बुनियादी ख़ुसूसियात में शामिल है क्या चीज़? शेर। गज़ल मुख्तलिफ अशआर पर मुश्तमिल होती है, हर शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर ज़रा देखिएगा कि गज़ल के कम से कम अशआर की तादाद 5 और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं। गज़ल में रदीफ़ और काफ़िया लाज़िम व मलज़ूम समझा जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मतला और मक्ता। गज़ल का पहला शेर मतला और आखिरी शेर मक्ता कहलाता है और हर शेर का दूसरा मिसरा जो एक ही काफ़िया और रदीफ़ पर ख़त्म हो अम और उसके अलावा ग़ज़ल का पहला शेर यानी मतला, उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होना लाज़िम है। मज़ामीन में देख लेते हैं, ग़ज़ल में मज़मून जो है वो अमूमन मोहब्बत, हुस्न, फ़लसफ़ियाना ख़यालात पर मबनी होता है। इसके अलावा ग़ज़ल में हुस्न व इश्क यानी कि महबूब के ग़ज़ल में हुस्न व इश्क के मौज़ूआत को मरकज़ी हैसियत हासिल है, महबूब की तारीफ़, इश्क की मुश्किलात और वस्ल व फ़राक़ के जज़्बात शामिल होते हैं। आज़ाद ख़याल ग़ज़ल के अशआर मौज़ू के लिहाज से आज़ाद होते हैं, यानी हर शेर का अलग मौज़ू होता है। अब यहाँ हम देखते हैं मिर्ज़ा असदुल्लाह खान ग़ालिब का तारुफ़। तलबा और तालिबात आप देखिएगा जहाँ की दरसी किताब में ग़ज़ल का इख्तिताम है, वहीं पर मिर्ज़ा असदुल्लाह खान ग़ालिब का तारुफ़ है। तारुफ़ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप, ख़ास तौर पर शायर का अंदाज़े ख़याल और शायर के कलाम की ख़ुसूसियात। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शायर के कलाम की ख़ुसूसियात आपको ये देखिए ग़ालिब के कलाम में मुश्किल पसंदी, नादिर तशबीहात, तमसील, कनाया, इजाज़ व इख्तिसार, तो ये तमाम शायर के कलाम की ख़ुसूसियात हैं, इनको आप ज़रा देख लीजिएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं गज़ल में अ, ये गज़ल के अशआर हैं, इनकी एक दफ़ा ज़रा रीडिंग करवा देती हूँ आपको, पढ़ाई कर लेते हैं ताकि तलबा और तालिबात जो है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ जो है वो इसको पढ़ सकें। बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। एक खेल है औरंगे सलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है इजाज़े मसीहा मेरे आगे। जुज़ नाम नहीं सूरत आलम मुझे मंज़ूर, जुज़ वहम नहीं हस्ती अशिया मेरे आगे। होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जभी खाक पे दरिया मेरे आगे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। वो हाथ को जुम्बश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी साग़िरो मीना मेरे आगे। हम पेशा ओ हम मशरबो हमराज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहूँ अच्छा मेरे आगे। तो इस चीज़ को तलबा और तालिबात आप लोग देख लीजिएगा कि गज़ल की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अशार, नसर और नज़म की पढ़ाई आती होगी, रीडिंग आप कर सकते हैं, तो इम्तिहानी पर्चा भी आप बहुत बआसानी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात और ख़ुसूसन पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तलबा और तालिबात के लिए रीडिंग जो है वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आप नसर, नज़म, ग़ज़ल उसको गाहे-बगाहे ज़रूर पढ़ते रहें। और अब तो कॉन्सेप्चुअल बेस SLO बेस इम्तिहानी पेपर है आपका फेडरल बोर्ड का, जिसके लिए तलबा और तालिबात की रीडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले पहला शेर, उसके मफ़हूम और फिर उसके बाद फ़न्नी महासन। तलबा और तालिबात आपके लिए मैं आगाह कर दूँ कि फ़न्नी महासन क्या चीज़ है?
कलाम में मुरक्कबात, हरूफ और इल्म बयान। अशार में कहाँ कहाँ मुरक्कबात हैं, कहाँ हरूफ हैं, कहाँ इल्म बयान है। इल्म बयान से मुराद तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल, कनाया। तो ये चीजें जहां जहां हैं, इसको रेक्टिफाई करना, इसकी निशानदेही तशरीह में करना आपके नंबर को बहुत ऊपर तक ले जाएगा बच्चों। अभी आप सबसे पहले हम मफहूम देखते हैं। बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। मफहूम, दुनिया की हकीकत कुछ भी नहीं, मेरे आगे दुनिया खेल के मैदान की मानद है, जहां एक के बाद एक दूसरा तमाशा हो रहा है। यानी शायर की फहम ने दुनियावी चीजों को हकीर और गैर अहम बना दिया। अब यहाँ देखिएगा, बाजीचा अतफाल मुरक्कब इजाफी है क्योंकि इसमें हमजा लगा हुआ है, और शब रोज वाव है तो मुरक्कब अतफी है। तो यहाँ देख लीजिएगा, शब रोज मुरक्कब अतफी है। आगे इसकी तशरीह देखते हैं। बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। तशरीह, गालिब की शायरी की सबसे नुमाया खसूसियत इनकी जिद्दत पसंदी है। बयान और असलूब की जिद्दत उनकी पहचान है। उन्होंने मुनफरिद लबो लहजा इख्तियार किया और अपने मुख्तसर से दीवान में मानी व मफाहिम का खजाना भर दिया। इस जिद्दत ख्याल को बयान करते हुए गालिब कहते हैं कि मेरी नज़र में दुनिया बच्चों का खिलौना, खेल यानी बच्चों की खेलने की जगह से ज्यादा कुछ नहीं। मैं ये समझता हूँ कि मेरे आगे रात दिन तमाशा हो रहा है। यानी मैं दुनिया के हादसात को महज बच्चों का खेल समझता हूँ, इससे मेरे दिल पे कोई असर नहीं पड़ता और महज रात दिन का तमाशा जानता हूँ। यानी साइंस ने जो रमूज हल किए हैं, दुनिया ने जो तरक्की कर ली है, इससे बड़े राज सामने आ गए हैं। इससे तो दुनिया कायनात के मामूलात एक खेल बनकर रह गई। गालिब की शायरी में मानी की मुख्तलिफ सतह मौजूद हैं। इनके बहुत से अशार ऐसे हैं जिनकी फलसफियाना, सियासी और शख्सी तफसीर हम बैक बैक वक्त बयान कर सकते हैं। ये शेर भी इसी फलसफियाना ख्याल का आगाज है। इसमें उन्होंने वक्त के साथ साथ बदलते हकायक को बड़े सादा अंदाज में बयान किया है। दूसरा शेर, एक खेल है औरंगेज सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है इजाजे मसीहा मेरे आगे। सबसे पहले मफहूम देखते हैं। शायर ने औरंगी सलेमा और इजाजी मसीहा को मामूली करार दे दिया। शायर ने इस शेर में दो तलमीहात का जिक्र किया है। उसने अहले दुनिया के कमालात को बेवकत करार दिया, यानी जिंदगी में हमें कोई चीज जो बहुत बड़ी लगे, जबकि उसके आगे भी कुछ बहुत होना बाकी है, और दूसरी चीजों के सामने वो चीज हकीर हो। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा, सितारों से आगे जहां और भी है। तो गालिब ने भी इसी बात को, इसी मफहूम को बयान किया है कि औरंगजेब सलेमान और फनी महासन देखते हैं हम। इजाज़े मसीहा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि सनत तलमी है, यानी कलाम में किसी ऐसे वाक्य, हदीस, कुरानी आयत की तरफ इशारा करना, और इजाज़े मसीहा इसमें मुरक्कब इजाफी। अब देखते हैं इस शेर नंबर 2 की तशरीह। गालिब इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का गहरा शऊर रखते थे। इसके बुनियादी मामलात व मसाइल पर गौर व फिक्र करते थे, दुनिया की अनगिनत गुत्थियों को सुलझा देते थे। इंसान की इस इंसान को उसकी अजमत का एहसास दिलाते हैं, उसको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं, और निज़ाम कायनात में उसको नए आसमानों पर उड़ाते हैं। इसलिए इनको दौरे जदीद का शायर भी कहा जाता है। इस शेर में उन्होंने दो तलमीहात के जरिए जिंदगी के असरार को बयान किया है। वो कहते हैं कि मैं तख्ते सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हवा में उड़ा करता था, उसको महज एक खेल तस्वुर करता हूँ। इस तरह ईसा जो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा किया करते थे, वो मेरे नजदीक महज एक मामूली सी बात है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यानी दुनिया और अहले दुनिया के कमालात मेरी नजर में हेज है। हेज से मुराद कमतर है। असल में गालिब का शौर आगही जिन्हें सोचने समझने का अंदाज, समझ के इस दर्जे पर है जो इंसानी जिंदगी की हकीकत को समझ चुका है। इसलिए वो कहते हैं कि जमाने के तगय्युर और तबद्दुल, यानी तब्दीलियां, दुनिया में जो तब्दीलियां हैं, उन तब्दीलियों ने दुनिया को, लोगों को तो मुतासर किया है, लेकिन मेरी नजर में ये सब बेवकूफ है, यानी इसकी कोई कदर नहीं, क्योंकि मैं इन सब की हकीकत को समझता हूँ। शेर नंबर 3 देखिए। जुज नाम नहीं सूरत आलम मुझे मंजूर, जुज वहम नहीं हस्ती अशिया मेरे आगे। मफहूम देखते हैं सबसे पहले। सूरत आलम यानी दुनिया की शक्ल, दुनिया की सूरत, यानी दुनिया, दुनिया में मुझे कोई छोटी से छोटी चीज मंजूर नहीं। दरअसल अशिया को शायर वहम करार देता है, और वहम उसे कहते हैं जिसका कोई वजूद नहीं। ये दुनिया और यहाँ की चीजें फानी हैं। हासिल शेर, यानी इस पूरे शेर का मतलब ये है कि अल्लाह की जात के सिवा किसी भी, यानी किसी का भी वजूद जो है वो हकीकी नहीं है।
دنیا فانی ہے، صرف اور صرف باقی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ صورت عالم اور ہستی اشیاء، طلبہ اور طالبات، فنی محاسن میں یہ مرکب اضافی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں ہم شعر نمبر 3 کی تشریح۔ مرزا غالب کا یہ شعر ان کے فلسفیانہ انداز فکر اور وجودیات یعنی جو وجود ہے اس کے گہرے شعور کا عکاس ہے۔ اس شعر میں غالب نے دنیا اور اشیاء کی حقیقت جو ہے اس پر سوال اٹھاتے ہوئے وہم اور حقیقت کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز محض ایک نام ہے، اس کو کوئی حقیقی وجودیت نہیں۔ غالب کے نزدیک دنیا کی صورتیں صرف لفاظی ہیں، تصورات ہیں۔ دنیا کی جو ظاہری شکلیں ہیں وہ مجھے نام کی حد تک قبول نہیں، یعنی کیونکہ ان کا وجود، حقیقی وجود مشکوک ہے۔ میرے سامنے جو کچھ ہے وہ محض ایک وہم ہے اور خیال کے سوا کچھ نہیں۔ اشیاء کی وجودیت در حقیقت ایک فریب ہے، کیونکہ ان کا وجود ہمارے ادراک پر منحصر ہے۔ یعنی جتنی اشیاء ہیں دنیا میں وہ تمام کی تمام جو ہیں اس کا کوئی حقیقت نہیں، فریب نظر کا دھوکہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کے نزدیک انسان کا اپنے مشاہدات پر اعتبار ہی در حقیقت وہم ہے۔ یہ شعر ان کے اس فلسفے کی عکاسی کرتا ہے کہ حقیقی وجود یعنی اس دنیا میں سچا وجود صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب کچھ فانی اور نام کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگلا دیکھتے ہیں شعر نمبر 4۔ ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میری ہوتی، گھستا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے۔ سب سے پہلے اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ شاعر عشق کی اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ دیوانوں کی طرح صحرا میں بھٹک رہا ہے، اور اس جنون میں خود صحرا بھی اس کی گرد میں چھپ جاتا ہے۔ جب وہ روتا ہے تو دریا اس کے سامنے سجدہ و فریاد کرتا ہے کہ خدا کے لیے اشکوں کو روکو۔ بظاہر یہاں ایک بے چین کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، فنی محاسن، گرد، صحرا اور خاک، طلبہ اور طالبات، یہ تینوں صنعت مرات و نظیر ہیں، یعنی کلام میں ایک ہی لفظ کی مناسبت سے دوسرے تمام الفاظ لائے جائیں جن میں آپس میں تضاد نہ ہو، صنعت مرات و نظیر کہلاتے ہیں۔ اب یہاں پر آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ جی، اب اس کی شعر نمبر 4 کی تشریح دیکھتے ہیں۔ غالب کے اشعار میں ایک جہان مانی آباد ہے جو انہیں نہ صرف دیگر تمام غزل گوش و آرا سے ممتاز کرتا ہے بلکہ ہر دور کا شاعر یعنی دور جدید کا شاعر بھی بناتا ہے۔ اس شعر میں میرے آگے سے مراد انسان کے فہم، انسان کی عقل، انسان کی سمجھ کو لیا جاتا ہے تو سارا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ غالب نے اس شعر میں انسانی عظمت کا انتہائی خوبصورت اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحرا جو اپنی وسعت میں شاہکار ہے اور دریا جیسے اپنی شان و شوکت پر فخر ہے، انسانی عقل و فہم کے سامنے وہ منہ چھپاتے کرتے ہیں۔ یعنی انسان کی صحرا پر اور انسان کی دریا پر بھی وسعت ہے، انسان نے ان کو تسخیر کر لیا ہے۔ صحرا میری خاک نوردی کی گرد میں چھپ جاتا ہے، یعنی میں صحرا کی جب خاک چھانتا ہوں، جب میں صحرا کو تسخیر کرنے نکلتا ہوں تو صحرا کی گرد بھی منہ چھپا دیتی ہے اپنا، اور دریا میری عقل کے سامنے گویا سجدہ ریز ہو جاتا ہے، یعنی سجدہ کرتا ہے، یعنی انسانی عظمت کا اعتراف کرتا ہے جس نے بڑے صحراؤں کو آباد کیا اور عظیم دریاؤں کے رخ موڑ دیے۔ امید ہے طلبہ اور طالبات آپ کو اشعار کی تشریح بہتر انداز میں سمجھ آ رہی ہوگی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں شعر نمبر 5۔ مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں شعر نمبر 5 کا مفہوم کہ تمہاری، اب یہ چونکہ شعر عشق مجازی ہے کہ اے میرے محبوب تمہاری جدائی میں میرا کیا حال ہو گیا ہے اور جدائی کس طرح انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ شاعر نے مزید کہا کہ تیرے بغیر میں کس حال میں جی رہا ہوں اور میرے سامنے تیرا کیا رنگ ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں فنی محاسن، تیرا اور میرا صنعت تضاد ہے، پیچھے اور آگے بھی صنعت تضاد ہے۔ شعر نمبر 5 کی تشریح دیکھتے ہیں۔ عشق و محبت اور ہجر و فراق لازم ملزوم ہے، یعنی یہ کسی بھی غزل کا ایک جزو ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے، سچا وہی جس میں ملتی نہیں منزلیں۔ یہ ہجر و فراق عشق و محبت کا حصہ ضرور ہوتے ہیں، لیکن محبوب اور محب یعنی محبت کرنے والا، عاشق و محبوب دونوں کو اندر سے ختم کر دیتے ہیں۔ ہجر و فراق کا شکار انسان دنیا اور اس کے رنگ و رونق سے بے پرواہ
اپنے غم میں مبتلا زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ شاعر کا یہ شعر بھی اسی کیفیت کی عکاسی کر رہا ہے۔ وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے میرے محبوب، تو یہ نہ دیکھ کہ تیری جدائی نے میرا کیا حال کر دیا ہے، تیرے بعد میں کس حال میں جی رہا ہوں، بلکہ تو یہ دیکھ کہ تو کس رنگ میں ہے، یعنی اس جدائی نے تیری کیا حالت بنا دی ہے۔ بقول استاد دامن لالی اکھیاں دی پئی دس دیے، روئے تسی بھی ہو روئے اسی بھی ہاں۔ اب یہاں دیکھیے گا، یعنی ہجر و فراق نے ہم دونوں کو غم زدہ کر دیا، ایک دوسرے سے الگ جی کر ہم دونوں میں سے کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ شعر نمبر 6 دیکھتے ہیں، ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ اب سب سے پہلے مفہوم دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 6 کا مفہوم، شاعر نے ایمان کی پختگی کا ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر ایمان کی مضبوطی، ایمان کے قائم دائم، ایمان کی سلامتی کا ذکر، کہ چاہے حالات و نظریات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، جدیدیت یا دوسرے عقائد ان کے سامنے ہوں، لیکن کعبہ یعنی اسلام سے ان کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ شاعر نے کہا، ہزار کلیسا میرے سامنے ہوں، کلیسا یعنی عیسائیوں کی عبادت گاہ، مگر کعبہ سے میرا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ طلبہ اور طالبات، فنی محاسن ہم دیکھتے ہیں، ایمان اور کفر صنعت تضاد ہے، کعبہ اور کلیسا یہ بھی صنعت تضاد ہے۔ شعر نمبر 6 کی تشریح ہم دیکھتے ہیں، غالب کی شاعری زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، ان کی شاعری یہ دکھانے کی کوشش تو کرتی ہے کہ انسانی زندگی اور انسانی فطرت کیسی ہے، اس میں کتنی مجبوریاں، خواہ کتنی مشکلات، پیچیدگیاں ہوں، اس کی کشمکش اور کشاکش کی نوعیت ہو۔ تشریح طلب شعر میں غالب اس کشمکش کا اظہار کر رہے ہیں۔ شاید یہ نیکی اور بدی کی کشمکش ہے، جہاں کفر اسے گناہ کی طرف مائل کرتا ہے تو ایمان اس سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کفر یعنی گناہ میں کشش ہے تو ایمان میں سادگی ہے۔ گناہ کی کشش بار بار انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، جس سے ایمان کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اب طلبہ و طالبات، اس شعر کی حقیقت اگلی عبارت میں آپ کو مزید اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ غالب کے زمانے میں ہی انگریز ہندوستان کے نقشے پر ابھرے۔ وہ اپنی ثقافت، تمدن اور تہذیب اپنے ساتھ لے کر آئے، جس میں شخصی مذہبی رائے کی آزادی عام تھی اور جس سے اہل علم کا بڑا طبقہ تیزی سے متاثر ہو رہا تھا۔ غالب کہتے ہیں کہ نیا تمدن اور نیا انداز فکر مجھے اپنی طرف راغب کر رہے ہیں، مگر میں جس دین کا ماننے والا مجھے ٹس سے مس نہیں ہونے دیتا، یعنی ایمان مجھے کھینچ رہا ہے، بے شک کفر مجھے اپنی طرف کھینچتا رہے، ہزار کلیسا میرے سامنے ہوں، مگر کعبہ پر میرا ایمان یا اس سے رشتہ اتنا مستحکم یعنی مضبوط ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ آگے دیکھتے ہیں ہم 7واں شعر، گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغرو مینا میرے آگے۔ اب یہاں مفہوم ہے شعر نمبر 7 کا، شاعر کی اس سے مراد، اچھا اب یہاں دو مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ شاعر کی اس سے مراد آخری وقت ہے کہ میرے ہاتھ حرکت نہیں کر رہے لیکن میری آنکھوں میں دم ہے، لہٰذا اس ساغر و مینا کو یعنی پیالہ و سراہی، شراب کا سامان میرے سامنے رہنے دو۔ دوسرا مفہوم طلبہ اور طالبات میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ دوسرا مفہوم کہ شراب پینے والے لوگ بے حس و حرکت پڑے ہیں لیکن آنکھوں میں جان نہیں، ہاتھوں میں جان نہیں لیکن آنکھوں میں دم موجود ہے۔ شراب کو میرے سامنے سے مت اٹھاؤ، میری زندگی کی جھلک باقی ہے۔ اچھا اب یہاں فنی محاسن دیکھتے ہیں ہم۔ یہاں پر ساغر و مینا مرکب عطفی ہے اور ساغر و مینا سے مراد کیا ہے؟ پیالہ اور سراہی یعنی شراب کا سامان۔ اب آگے شعر نمبر 7 جو ہے اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ جی، ساغر و مینا کے معنی پیالہ اور سراہی کے یعنی شراب کا سامان۔ صوفی شعراء نے شراب کو عشق حقیقی اور معرفت الہی کے سفر کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ غالب بھی اسی روایت کے تسلسل میں اپنی منفرد آواز شامل کرتے ہیں۔ غالب کی شاعری میں شراب عشق، روحانی تجربات یا دنیاوی پریشانیوں سے فرار کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی شراب کا مطلب اس میں آسائش، آرام یا مطلب شاید دنیاوی شراب نہیں بلکہ دنیا کی پریشانیوں سے بھاگنا، اللہ کی جانب رجوع کرنا۔ امید آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ تشریح طلب شعر میں مرزا غالب معرفت کی اس مقام پر ہیں، وہ
कहते हैं अगरचा उम्र के ज्यादा होने की वजह से मैं कमजोरी का शिकार हूँ, ना तवानी का शिकार हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझ में दम नहीं। ठीक है, मेरी आंखों में वो ताकत नहीं जो शराब का प्याला जिक्र खुदा के लिए मुतहरिक हो सके, लेकिन कम अज कम मेरी आंखें तो सलामत है। मेरी आंखों के सामने ही सागरो मीना रहने दो, मेरे दिल को सुकून मिलेगा। शायद यहाँ कहते हैं कि आंखें दिल का आईना होती हैं, जो कुछ आंखें दिखती हैं दिल उसी का असर कबूल करता है। इसीलिए गालिब कहते हैं कि सागर और मीना मेरी आंखों के सामने रहेंगे तो दिल को सुकून रहेगा। शेर नंबर 8 देखते हैं। हम पेशाओ हम मशरबो हम राज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहूँ अच्छा मेरे आगे। अब यहाँ सबसे पहले हम मफहूम देखते हैं। शायर की इस शेर से मुराद आखिरी वक्त है, हाथ हरकत नहीं कर रहे लेकिन आंखों में दम है, लिहाजा इसे मेरे सामने रहने दो। दूसरा मफहूम। जी तलबा और तालबात, शेर नंबर 8 देखते हैं हम दोबारा से कि हम पेशाओ हम मसलको हम पेशाओ हम मशरबो हम रास है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहूँ अच्छा मेरे आगे। अब यहाँ शेर नंबर 8 का मफहूम है कि शायर अपने आप को अच्छा कह रहे हैं कि गालिब ही मेरा हम पेशा हम मसलक हम राज है, तुम इससे बुरा क्यों कह रहे हो, वो मेरे सामने अच्छा है। इसके फनी महासन जरा शेर नंबर 8 के हम देखते हैं। हम पेशा हम मशरब मुरतबे अतफी है, गालिब इसमें तखल्लुस है, और सनत तजाद जो है वो बुरा और अच्छा है। शेर नंबर 8 की तशरीह हम देखते हैं। शेर नंबर 8, हम पेशा का मतलब एक जैसा रोजगार रखने वाले, हम मशरब साथ पीने वाला, और हम अ, राजदा, गालिब मेरा महबूब मेरा राजदा है। मैं उसका हम नवाला और हम प्याला हूँ, तुम मेरे सामने उसको क्यों बुरा कह रहे हो, तुम उसकी अच्छाई बयान करो। क्योंकि अगर को महबूब गालिब का कोई महबूब है तो यकीनन बहुत मुनफरिद और अरफा और आला होगा। दूसरी तरफ ये तमाम बातें गालिब ने अपने लिए भी कही हैं कि मैं अपना खुद ही हम नवाला और हम प्याला हूँ, मुझे मेरे सामने बुरा मत कहो। एक इसका मफहूम महबूब के बारे में, एक शायर का अपनी जात के बारे में है, उसने अपने बारे में कहा। इसका दूसरी बात देखिएगा जरा। इसका दूसरा मफहूम कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि गालिब तो मेरा दोस्त है, मेरा हम प्याला हम नवाला है, और मेरा राजदा है, वही काम करता है जो मैं करता हूँ, वो मेरा हम मसलक है, हम इकट्ठे उठते बैठते खाते पीते हैं, मेरे राजों में वो भी शरीक है, तो उसे मैं बुरा क्यों कहूँ। अच्छा, अगर तुम्हें कहने पर ही इसरार है तो कम से कम उसे मेरे सामने बुरा ना कहो। गालिब की बुराई यानी मेरे सामने ही कोई मेरी बुराई करे तो वो मुझे अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा तलबा और तालिबात, इस शेर को आप शायराना ताली भी कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो शायर ने अपनी तारीफ की है, इसमें अपनी तारीफ बयान की है। आगे देखते हैं तलबा और तालिबात जो फेडरल बोर्ड के इम्तिहान दे रहे हैं उनके लिए इजाफी अशार। ये वो इजाफी अशार है, जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपने अशार की तशरीह में इसको जरूर शामिल करना है। पहला शेर है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। यहाँ पे देखिए, न था कुछ तो खुदा था। दूसरा शेर देखिए, कुछ ना होता तो खुदा हो, डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। तीसरा शेर, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अगला शेर देखिए, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिजा से उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ। तो तलबा और तालबात, इजाफी अशार आपके सामने पेश खिदमत है। इसके अलावा आपने तशरीह लिखते हुए, जब आपने तशरीह लिखनी है तो आपने तशरीह में हवाले के तौर पर अशार जरूर शामिल करने हैं, जो शेर दिया हुआ है उसकी तशरीह भी लिखनी है। इसके अलावा आपने इजाफी अशार भी उसमें शामिल करने हैं, और तशरीह को आपने आसान लफ्जों से लिखना है, आसान लफ्जों में बयान करना है। नोट्स आपने किसी को मुतासर करने के लिए नहीं बनाने, आपने नोट्स इसलिए बनाने हैं ताकि आप इम्तिहान के लिए उन्हीं नोट्स को लिखकर नंबर हासिल कर सकें। उम्मीद है गजल नंबर 1, बाजीचा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, आपको बखूबी तौर पर समझ आ गई होगी। अब मुझे आप इजाजत दें। स्टडी विजन से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कामयाब और कामरान करे। आमीन सुम आमीन।